हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके। और परसों एग्जाम है, आज 28 अगस्त। परसों 30 अगस्त को आईपीएस एसओ का एग्जाम है सभी स्ट्रीम्स के लिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आईटी हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, मार्केटिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो कोई भी स्ट्रीम का हो, इन कुछ कॉमन बातों का ध्यान रखो। ठीक है, एक होता है, पहला है कल का दिन आप क्या करोगे, दूसरा एग्जाम। पहला बात होता है एग्जाम को कैसे टैकल करोगे। ठीक है, एग्जाम को कैसे टैकल करोगे वो है कि एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे, मतलब क्या दिमाग में आपको रखना है। आप फ्रेश माइंड में घुसो। ठीक है, पेपर टफ है इजी है, आपको कुछ फर्क नहीं उससे पड़ता है। जब तक पेपर होता नहीं है आपको नहीं समझेगा पेपर इजी की टफ है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे, आईपीएस का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जिस तरीके का पेपर बनता है हर एक लेवल का उसी तरीके का पेपर रहता है। अगर एसओ का पेपर जिस तरीके बनता है लगभग वैसा ही रहता है। हैविंग सेड दैट, पेपर इजी भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आप प्रिपेयर रहो हर चीज के लिए। ठीक है, क्लरिकल का जिस लेवल का पेपर आता है उसी लेवल का आता है हर साल। पीओ का थोड़ा उससे लेवल टफ आता है, उसी लेवल का पेपर आया है इस साल। थोड़ा वो इधर उधर हो सकता है, बट इस साल भी मैंने देख रहा था, मैं मतलब टेक्स्ट बुक पे डाल देता है वो लोग, देख रहा था ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही था यार, मुझे कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखा। ठीक है, 3 4 5 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एसओ का पेपर जैसे आता है वैसे आए, लेकिन आपका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी आप पहले से नंबर या अटेम्प्ट का आप टारगेट लेके मत जाना एग्जाम हॉल में घुसने से पहले। मैंने ये कहा है कि 65 आप टारगेट करो, 25 क्वांट, 25 रीजनिंग, 15 इंग्लिश। वो है एक बेंचमार्क कि अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके प्री आराम से निकल जाएगा। हैविंग सेड दैट, एग्जाम हॉल में जब घुसोगे ये टारगेट को भूल जाओ। ये प्रिपरेशन का एक बेंचमार्क होता है, आपको इतना करना चाहिए। जैसे अगर आप ओलंपिक में रनिंग का सोचोगे तो ये बोलेगा ना, उसाइन बोल्ट 9 सेकंड में करता है, जो सबसे लास्ट वाला बंदा वो 11 सेकंड में 100 मीटर करता है, आपको कम से कम इतना प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन जब आप रन शुरू करने से पहले थोड़ी ना आप दिमाग में करो कि 8 सेकंड में करना, 9 सेकंड में करना। आप अपना बेस्ट दो, देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है। तो आपने अगर अभी तक अच्छे से पढ़ाई की, आपने मॉक्स वॉक्स दिया है, तो अपना बेस्ट दो। आपको लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी में मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको 1.25 एक्स स्पीड में उस वीडियो को देख लो। बट अगर आपने कोई दूसरा स्ट्रेटेजी मान लो यूज किया, कहीं से सीखा है, उससे आप कंफर्टेबल हो, उससे अगर आपको मार्क्स आ रहा है, तो आप मेरा स्ट्रेटेजी मतलब अपना स्ट्रेटेजी में स्टिक करके रहो। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ। एग्जाम में ये सोच के कि मतलब एक सेक्शन का असर दूसरे सेक्शन में मत होने जाना। जैसे इंग्लिश रीजनिंग क्वांट हो गया, हर में 40 40 मिनट्स का रहता है। ठीक है, मान लो आपका रीजनिंग सेक्शन खुला, अब रीजनिंग आपका मॉक में बहुत अच्छा होता है, प्रीवियस ईयर आप सब बना लेते हो, 30 30 आप स्कोर कर लेते हो। उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया, आप देख रहे हो 22 23 क्वेश्चन ही बस अटेम्प्ट हो पाए। तो उसका इफेक्ट क्वांट में, रीजनिंग में या इंग्लिश में आपको नहीं रहना कि अरे रीजनिंग तो खराब हो गया, मेरा तो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे भाई क्या है यार। क्वांट दो। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है और रीजनिंग में अगर अटेम्प्ट कम है, अगर आप मान लो फंसे हो कोई चीज़ में, कोई चीज़ अगर ट्रिकी है, तो सबके लिए ट्रिकी है, सिर्फ आपके लिए ट्रिकी नहीं आया हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मल्टीपल शिफ्ट पे एग्जाम हो रहा है, आई एम नॉट श्योर मल्टीपल 4 शिफ्ट में तो पॉसिबल नहीं है, 2 घंटे की पेपर है, 2 शिफ्ट अगर हो रहा है तो हो सकता है। तो उस केस में अगर एक शिफ्ट डिफिकल्ट है तो एक शिफ्ट ईजी आता है, तो नॉर्मलाइजेशन विल टेक केयर ऑफ इट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग हो गया खत्म, अभी आप कुछ नहीं कर सकते रीजनिंग को। अभी क्वांट है, क्वांट में अपना 100% दो, क्वांट खत्म हो गया, इंग्लिश हुआ, इंग्लिश में अपना 100% दो। दूसरा होता है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे। अटेम्प्ट में जैसे बोला डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बट मैं 2 मिनट में छोटा सा कवर कर दूंगा। रीजनिंग में आपको मिसलिनियस सबसे पहले करना है। ठीक है, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गए, फिर एनालॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, चाइनीज कोडिंग आते हैं, ये पहले करना है। ये 15 क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन इसमें रहता है, नॉर्मली रहता है। अभी हो सकता है पेपर उन लोगों को टफ बनाना है, इसमें सिर्फ मिसलिनियस का 8 10 दे दिए, बट ऐसा नहीं होता। मैं मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि कुछ भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, नॉर्मली आपका मिसलिनियस एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स 15 के आसपास होता है। एक दो कम हो सकते हैं, 3 4 ज्यादा भी हो सकता है मिसलिनियस। ठीक है, ले देके एक्सपेक्टेड कर सकते हो ठीक ठाक पेपर में 16 17 आपका मिसलिनियस तक आ सकता है क्वेश्चन। मिसलिनियस कर दो, मिसलिनियस करने में आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको 8 10 मिनट में मिसलिनियस बन जाएगा। नहीं तो 12 13 14 मिनट में लग सकते तो दो लगो, अगर उतना टाइम अगर लग रहा है तो लगे। आप करेक्टली मिसलिनियस बना जाओ। मिसलिनियस हो गया तो पजल पे जाओ। पजल आपको कैसे सेट करना है, पजल तो आप देख के हैरान हो जाओगे, 5 6 लाइन उसमें लिखा हुआ है, भाई क्या है पजल। जिस पैटर्न का पजल आपने करा है उसी पैटर्न का पजल को आप उठाओ, आपको 5 पजल तो आई थिंक आएगा आराम से। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, हाँ आराम से 5 पजल तो आ सकता है। ठीक है, 4 तो आएगा बड़ा बड़ा, मे बी एक दो पजल स्प्लिट करके दे, या मिसलेनियस में चाइनीज जो बड़े बड़े मिसलेनियस होते हैं, चाइनीज कोडिंग वो सब ज्यादा कर दे, ऐसा हो सकता है। पर 4 तो मिनिमम मान के चलो आएगा पजल। तो जैसे आपने जिस तरह का पजल करा है, जैसे आपने सिटिंग अरेंजमेंट आपका अच्छे से होता है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल मिला तो उठाओ। बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट में, जो आपका सर्कल में बैठा हुआ है या लाइन पे बैठा हुआ है, आधे लोग नॉर्थ देख रहे हैं, आधे लोग साउथ देख रहे हैं, आधे लोग उधर देख रहे हैं, आधे लोग इधर देख रहे हैं। आधा आधा अगर बोल गया तो फिर भी इजी है। आपको पता नहीं अननोन नंबर ऑफ लोग, मतलब नॉर्थ कितने लोग देख रहे हैं, एक लीनियर लाइन पे बैठा हुआ है, नॉर्थ कितने लोग देख रहे हैं आपको नहीं पता, साउथ कितने लोग देख रहे हैं आपको नहीं पता, उसमें केसेस ज्यादा बनते हैं। एग्जाम में मैं उसको अवॉइड करता हूँ। लास्ट ईयर मुझे आई थिंक पीओ में मेरा आया था ऐसा क्वेश्चन, मैंने अवॉइड कर दिया था यार। दूसरा पजल था, बन गया, जितना बनना था वो बन गया था। ठीक है, और क्वालिफिकेशन उसमें क्वालिफाई भी हो गया था, तो वो भी बराबर नहीं है। और हाँ, पजल जिस तरह का पजल बनाया है उसको पजल पे रहो।
और ज्यादा क्वेश्चंस की मैं ना क्वेश्चन ढूंढने पर में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो क्वेश्चन ढूंढने में। आपको शुरू के 3-4 मिनट आपको क्वेश्चन ढूंढने में जाएगा। मान लो आपको पजल से रीजनिंग शुरू होता है, तो पजल में क्वेश्चन नंबर 1, पजल एक पजल में एवरेज 5 क्वेश्चन तो रहता है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 पे फर्स्ट क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्लिक करो, 6 भी पजल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे क्लिक करो, 11 में मेनली सिलोजिज्म आया, 11 12 13 14 3-4 सिलोजिज्म आया बनाया, फिर इनइक्वालिटीज बनाया, फिर अगला पजल है हटाओ, फिर बाद में जाओ। 3 4 5 6 मिनट आपको लगेगा पेपर को जानने में, ठीक है। बट बार बार क्वेश्चंस मत ढूंढो। एक बार आपने क्वेश्चन ढूंढा, मिसलेनियस बिजनेस कर लिया, अभी आप थोड़ा सांस लो, अभी 1-1.5 मिनट आप देखो पजल्स को एनालाइज करो। अगर आपको लगा एक सिटी मैनेजमेंट का पजल आपने बनाया तो उसमें देखो क्या है। अगर आपको लगता है इस तरह की चीज कंडीशन मैंने बनाया है बनेगा, तो उस पर लगो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को ज्यादा स्कीम मत करो, टाइम उसी में चला जाएगा, ठीक है। एक ऊपर ऊपर से स्कीम कर लो, उसके बाद जब एक क्वेश्चन को पकड़ रहे हो उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, बट सिलेक्ट हो जाने के बाद उसमें आपको डेडिकेटली दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया पजल। अभी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो क्वांट जिसे कहते हैं, क्वांट की अगर बात करो तो क्वांट में मिसलेनियस पहले बार, मिसिंग नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया। ध्यान रहे रॉन्ग नंबर कभी कभी फंस सकता है, तो रॉन्ग नंबर से 5 क्वेश्चन आ सकता है, रॉन्ग नंबर को आप थोड़ा बाद के लिए छोड़ सकते हो। फिर आपका डीआई, डीआई में केसलेट वाला डीआई आता है। केसलेट वाला डीआई में स्टेटमेंट आपको दिया रहता है, और स्टेटमेंट को आपको कोई टेबुलर फॉर्म में टेबल में कन्वर्ट करना है। अगर वो स्टेटमेंट का मतलब आपको नहीं समझ रहे, गलत कर रहे हो, तो आपका टेबल ठीक से नहीं बनेगा, टेबल बनते हुए फंसेगा, या तो आप आंसर गलत निकालोगे, ठीक है। तो केसलेट डीआई से थोड़ा ध्यान रखना। केसलेट डीआई में, केसलेट डीआई को बाद में करो। अगर आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ दिया जिसमें सबको डेटा डायरेक्टली दिख रहा है, या टेबल ग्राफ दिया है इसमें से एक नंबर, एक परसेंटेज, एक रेशियो, उसमें डेटा आपको डायरेक्टली दिख रहा है, जिसमें से आपको बस थोड़ा इधर उधर करके एक्चुअल डेटा निकालने हैं जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा, वो पहले करो। लेकिन हाँ, केसलेट डीआई कभी कभी छोटे छोटे भी आते हैं, मतलब 3-4 लाइन का प्रॉब्लम है, ए बी सी मैक्सिमम 2 या 3 वेरिएबल है, उस तरह का केसलेट डीआई अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा अगर 7-8 लाइन का केसलेट डीआई है तो वो थोड़ा सा डेथ कॉर्नर हो सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। आपका मिसलेनियस हो गया, डीआई हो गया, उसके बाद एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का मैंने टॉपिक्स बताया था, ठीक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, फिर आपका ट्रेन प्लेटफॉर्म वाले प्रॉब्लम, फिर आपका आता है कौन सा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क से छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, और एक कौन सा टॉपिक था, हाँ, पार्टनरशिप। इन 4 टॉपिक्स मिला के एक्सपेक्टेड अरिथमेटिक में 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस उसके बाद आपका डीआई हो गया, फिर आपका मिसलेनियस वाला हो गया, फिर डीआई हुआ, फिर आप अरिथमेटिक से क्वेश्चन स्कीम करो। अरिथमेटिक में भी आपको 2-3 मिनट टाइम लगेगा क्वेश्चन स्कीम करने में, बट क्वेश्चन स्कीम करो। जैसे रेशियो एलिगेशन आपने अगर नहीं बनाया तो उसको छोड़ दो, रेशियो एलिगेशन टाइम वेस्ट मत करो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट तो मैं पढ़ा ही नहीं आज तक, क्या कैसे सॉल्व करना है, नहीं बनता है, छोड़ो। अभी आपको दिखा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क अगर आपने करा है उसको करो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसको सॉल्व करो। मे भी आपको 1.5 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, बट फिर भी अगर करेक्ट बना है तो टाइम आपको दो, ठीक है। टाइमर का ध्यान रखना, लेकिन टाइमर देखते मत रहना, ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन करा, अरे भाई 4 मिनट चल गया मेरा, 40 मिनट्स का एक टाइमर होता है एक सेक्शन का, आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा, बस 2 मिनट चल गया टाइमर का, अरे मैं स्पीड नहीं हो रहा है, अरे कौन सा क्वेश्चन करोगे जिसमें स्पीड है, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। आप टॉपिक देखो, क्वेश्चन करो, फोकसली क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखना आपको जल्दी कम टाइम में बन जाएगा। सबकॉन्शियसली ध्यान रखो टाइम का, बट टाइम मत देखते रहना, ठीक है। मतलब हम लोग जब स्कूल उसके एग्जाम देते थे, तब तो जब टाइमर नहीं होता पेन पेपर में, कहते थे वॉच लेके मत जाओ, घड़ी देखते रह जाओगे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो उसी टाइम के अंदर आपका हो जाएगा। मॉक टेस्ट बेसिकली उसी के लिए दिया जाता है, नॉट जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट टाइम में कैसे उसको मैनेज करना है पेपर को, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में देखो यार, मैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एक बार मैं वो पैसेज पढ़ लूंगा ना, तो मेरा फोकस बैठ जाता है इंग्लिश पेपर पे, ठीक है। बट अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एलर्जी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा है, पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डरने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा लेंदी आता है, बट फैक्चुअल आता है पैसेज, उसमें से कोई कैट वैट जैसा कोई फिलोसॉफिकल है, कोई आउट ऑफ द ब्लू कुछ चीज नहीं आता। क्वेश्चंस भी डायरेक्ट डायरेक्ट आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इजीली आप 8 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें मैंने पहले बताया था 2-3 आपका सिनोनिम एंटोनिम रहता है, एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का रहेगा पैसेज का, फिर एक मान लो थोड़ा सा टेरा मेरा इन्फरेंस बेस्ड है, या जो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, और एक हो सकता है पैसेज का हेडिंग, हेडिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो बाय द वे, नहीं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर सकते हो, और जो आपके डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कर दो। एवरेज बता रहा हूं, अगर आपका पैसेज में 8-9 क्वेश्चन है, आपको इजीली 6-7 क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा, ट्रस्ट मी। फिर पैसेज होगा, क्लोज टेस्ट करो, हाईली स्कोरिंग चाहिए होता है क्लोज टेस्ट, मैंने पहले ही बता रखा है। ग्रामर अगर आपको आता है तो ग्रामर में घुसो, नहीं आता है तो मत घुसो, तुक्के ग्रामर में तुक्का मत करो, ठीक है। अगर आप मतलब 60% ज्यादा श्योर हो कि आंसर होगा, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, वो भी हर क्वेश्चन के लिए नहीं। अगर आपके 10 क्वेश्चन है ग्रामर पेपर सब मिला के, जिसमें आपको लगता है आप तुक्काबाजी खेलोगे इंग्लिश में, ठीक है, और उन 10 में आपको मतलब लग रहा है कि 60% से ऊपर है, तो मैं बोलूंगा 4 या 5 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा रिस्क मत लो, वरना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर आता है जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैंने बोला था छोटा छोटा पैराजम्बल्स करो, वो इजी होता है। बड़ा सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आए तो जबरदस्ती का मत उसे करना, हर एक क्वेश्चन आपका गलत होगा फिर।
फिर आपका हो गया वर्ड रीअरेंजमेंट होता है, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड अरेंजमेंट ईजी होता है, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल मैचिंग होता है, जैसे कॉलम ए पे ए बी सी 3 सेंटेंस है, डी ई एफ 3 सेंटेंस, उसमें मैचिंग मैचिंग करना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, पहले आप कंटेक्स्ट चेक करो, फिर ग्रामर चेक करना। अगर आपका कंटेक्स्ट मैच कर गया तब तो मैच कर गया, ठीक है। जैसे मान लो ए और ई का मैच कर रहा है, ठीक है, और आपने ऑप्शन में ए ई और सी डी दिया है, सी डी भी मैच कर रहा है, और एक ऑप्शन है ए ई, दूसरा ऑप्शन है ए ई एंड सी डी, उसमें चेक करो कि सी डी ग्रामेटिकली भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें ग्रामर, बहुत लोग बोलते हैं ग्रामर चेक करो, मेरा नहीं, कॉन्टेक्स्ट चेक करो। अगर आपका ग्रामर ग्रामर मैच करे ना, कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं करे तो दोनों ऐड जुड़ेगा नहीं सेंटेंस, ठीक है। अब पहले कॉन्टेक्स्ट मैच करो, कॉन्टेक्स्ट मैच होने के बाद अगर आपको ऑप्शन में फंस रहा है ना, उसका आप ग्रामर चेक करो, ये उसका सही तरीका है करने का। तो एसओ में आ सकता है, आएगा तो इजी आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। ये पीओ एसबीआई पीओ मेंस आईबीएस मेंस में थोड़ा ट्रिकी आता है, बट एसओ में इजी आएगा तो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी आता है। हाँ, एक चीज है क्वांट में भूल गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें से क्वांटिटी 1 भी इजी होगा, क्वांटिटी 2 भी इजी होगा निकालने में, बट क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन 2 लेस देन 2, वो कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना, उसमें मत फंसना, ठीक है। कि आपका क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन 2 आया और आपने आंसर मार्क कर दिया, मतलब ऑप्शन में दिया है क्वांटिटी 2 लेस देन 1, फिर आप ऑप्शन में फंस गए। इस तरह के छोटे मोटे इस मिस्टेक होता है, मत करना, मेन पेपर में प्लीज मत करना ये सब चीजें, ठीक है। तो मोटा मोटी से यही है। हाँ, और एग्जाम से पहले एनालिसिस से बचो, और पेपर ये आएगा वो आएगा ये आएगा, आप ही हो तो इतना टफ आया था वो इतना आया था, एकदम इससे से बचो, एकदम फ्रेश माइंड में एग्जाम दे, किसी का कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, डॉक्यूमेंट सब बना लो, एडमिट कार्ड आपको चाहिए, प्रिंट उसका ले लो। आपको जो कोई भी गवर्नमेंट आई कार्ड लेके आप जा सकते हो, उसका वो आई कार्ड और उसका जेरोक्स दोनों आपको चाहिए होता है। ओरिजिनल आई कार्ड भी दिएगा, और एडमिट कार्ड के साथ आपका स्टेपलर करके देता है वो जेरोक्स वाला, वो आपको खुद घर से लेके जाना है जेरोक्स। और एडमिट कार्ड में कुछ फिलअप करने का जरूरत नहीं है, सब आपको एग्जाम सेंटर में, सिर्फ एक देखना एडमिट कार्ड में एक जगह है जिसमें आपको आईडी, कौन सा आईडी लाए हो, आईडी का नेम और नंबर, वो आप घर से फिलअप कर सकते हो, बाकी साइन वाइन मत करना, वो वहां जाके करना होता है, ठीक है। आप जेरोक्स याद से लेके जाओ, और फोटो एडिशनल लेके जाओ, एक तो आपका एडमिट कार्ड भी चिपकाना है, दूसरा आपको वहाँ पे अटेंडेंस शीट है, वहाँ पे आपको साइन करोगे, थंब दोगे, फोटो वहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। फोटोज थोड़ा एक्स्ट्रा कॉपी साथ रखो, फोटो छोटे छोटे होते हैं, कभी इधर उधर मिसप्लेस होते हैं, खो जाते हैं, तो फोटोज मतलब शर्ट पॉकेट में 2 फोटोज है तो जीन्स के पॉकेट में और एक्स्ट्रा 2 फोटो रखो, कि फोटोज मतलब उस टाइम पे आपके पास फोटो नहीं, अटेंडेंस करते टाइम, ये सब चीज़ें मत करना, ठीक है। और बाकी वहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन दे देगा, कोई इशू नहीं है। और सिस्टम में बैठोगे, सिस्टम में कुछ आपको स्क्रीन में मतलब ऐसे दाग है, बहुत लोग डीआई सॉल्व करते स्क्रीन में पूरा एकदम पेन से हचपच करते हैं, तो जब बैठोगे उस टाइम पे अगर कोई लग रहा प्रॉब्लम है, उस टाइम पे इन्विजिलेटर को बोलो, ठीक है। तो वो लोग अरेंज कर देता है, टाइम नहीं बोलोगे तो, ठीक है, उसमें कोई मतलब लोड लेने वाली बात नहीं है। एंड और क्या है, और क्या है कट ऑफ, यही बात। मैं तो बोला कट ऑफ ऐसा कोई दिमाग में लेके मत जाना, इतना कट ऑफ आएगा, इतना करना है, आप नहीं जानते हो कितना कट ऑफ आएगा। पेपर अगर डिफिकल्ट हो, जैसे पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में 225 का आईपीएस में मेंस होता है, कट ऑफ देखना, यूआर का बता रहा हूँ 60, 65, 67, 70 इस रेंज में घूम रहा है। एसबीआई पीओ 250 में आता है, उसका भी वही हाल है, लगभग इसी रेंज में घूम रहा है। तो उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट आता है। और क्लरिकल में देखो, प्री का कट ऑफ क्लरिकल में 100 में 80-85 प्लस जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल इजी आता है। तो कट ऑफ आपका डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, क्वेश्चन के लेवल के ऊपर। कट ऑफ आपको नहीं पता, आपको एकदम नहीं सोचना, आपको वहां जाकर अपना बेस्ट देना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अच्छा हाँ, कल का दिन कैसे स्पेंड करोगे, एक चीज है, कल का दिन क्या करना, ज्यादा लोड मत लेना, मॉक फॉक मत देने बैठना। एक मॉक 2 घंटे का होता है, उसे आप स्किप मार के सबमिट भी करोगे तो कम से कम 1 घंटा 25-20 मिनट चला जाएगा, मत करो मॉक, ठीक है। जो आपका लूज एंड है ना, थोड़ा थोड़ा, कोई नया टॉपिक तो मत ही पढ़ो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपने 2 दिन पहले एक वीडियो देख लिया, कल वो वीडियो फिर देने आ गए, नहीं। छोटे टॉपिक्स के लिए चलता है, बड़े टॉपिक्स के लिए तो मत चलो। जो अगर आपको लगता है, जैसे अपने आपको लग रहा है कि एरिथमेटिक में मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला देख लेता हूँ एक बार, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस स्पेशली ट्रेन प्लेटफॉर्म वाला करना, वो आता है इसमें, एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपने वो देख लिया, मान लो आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिड टर्म स्प्लिट, वो उसमें तो देखने का क्या पड़ा है, तो वो हो जाएगा। मान लो रीजनिंग में आपको लगता है सिलोगिज्म के कुछ कुछ केसेस देख लेता हूँ, तो वो आपने देख लिया। तो ऐसे जो आपके मिसलेनियस टॉपिक है, उसको कल के दिन के शुरू में, आज रात में उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। वो टॉपिक्स को आप अच्छे से देखो, फ्रेश माइंड में एग्जाम देने जाओ। इंग्लिश एक दिन एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं होता। हैविंग सेड दैट, आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सके तो पढ़ लेना। अगर आपका इंग्लिश में डर लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो आप लेंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जाना, उसको बस ठंडे दिमाग से पढ़ना, उसको दिमाग में सोचना, मतलब क्या बोला है पैसेज को लेके, फिर आपका वो मोमेंटम रहेगा एग्जाम हॉल में जाके बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का। और कुछ करने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो एग्जाम अच्छे से दो, सैटरडे संडे थोड़ा चिल मारो, पार्टी वार्टी कुछ करो, ठीक है। और मतलब लोड मत लो एकदम भी यार, बिकॉज आईटी में हम लोग एग्जाम देने, मैं मतलब वर्क एक्सपीरियंस देख के मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो आप लोग या तो फ्रेशर होंगे तो आप आईटी में जॉब ढूंढ रहे होंगे, नहीं तो आप या तो वर्किंग होंगे, तो आप ऑलरेडी बेटर पोजीशन होते हो। बाकी एग्जाम्स जैसे रेलवे में बहुत लोग प्रिपेयर उन्हें करना पड़ता है 2 साल 3 साल 4 साल से, तो मतलब ठीक है, आप बहुत बेटर पोजीशन में हो, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। फ्रंट फुट पे खेलो, मतलब कल और परसों दोनों फ्रंट फुट पे खेलो।